डाउट है सर एक सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। सैम्पलिंग क्या होता है सर, कॉन्सेप्ट पहले सैम्पलिंग देखें कि सर जो डेटा लेना है हमें वो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन वर्ड बोलते हैं, इतने लोगों का डेटा हमें लेना है। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री के सारे वर्कर्स का डेटा लेना, तो जितने वर्कर्स हैं वो पॉपुलेशन है। वर्कर है मान लीजिए 5000, टाइम की शॉर्टेज, तो हम 100 वर्कर को का डेटा ले लेते हैं और उससे आइडिया लगा लेते हैं कि 5000 का ये होगा। जब सैम्पलिंग लेते हैं, इसको बोलते हैं सैम्पलिंग बोलना। ये सारी पॉपुलेशन से ना पूछ करके हम लिमिटेड लोगों से पूछते हैं, उसको हम सैम्पलिंग करना कहते हैं। सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन क्या चीज़ है कि हमारा जो एक्चुअल रिजल्ट आएगा वो सैंपल से कितना वेरिएट करता है। सैंपल मान लीजिए इनकम का हम कैलकुलेशन लगा रहे हैं, तो एवरेज इनकम जो आई है वो 5000 रुपये है। सैंपल में लेकिन किसी की 6000 रुपये थी, किसी का 8000 रुपये थी, तो उनसे जितना फ्लक्चुएट करता है हमारा रिजल्ट, दिस इज सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। कहाँ पढ़ते हैं सर हम? हाँ जी, ये पेज नंबर 43 है ना? निकालें सभी लोग 43 पेज नंबर। जो आपको प्रैक्टिस पेपर दिया है उसको रिवाइज करते रहें, उसको मत छोड़ना। 31 अक्टूबर को ध्यान रखना, उसका टेस्ट होगा आपका, 10 क्वेश्चन उसी में से आएंगे। पढ़े 43 पेज पे असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चन। पहला असर्शन में ध्यान रखें कि पहला जो ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा कि असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन जो है वो एक्सप्लेनेशन ही दे रहा है असर्शन को। बी ऑप्शन क्या है कि असर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है, लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा असर्शन को। दोनों बातें सही लिखी हैं, लेकिन दोनों आपस में कोरिलेटेड नहीं, अलग अलग है। सी ऑप्शन कहता है कि रीजन गलत है, डी ऑप्शन कहता है कि असर्शन गलत है। पढ़ते हैं जी पहला क्वेश्चन। मोहन बॉट 3 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स एज इट वाज चीपर। 3 किलो एप्पल खरीदे हैं क्योंकि वो सस्ते हैं। एग्जाम्पल नॉर्मेटिव का, नॉर्मेटिव का कौन सी होती है सर कि ये हमें करना चाहिए, शुड वाली। तो इसे तो खरीदे हैं क्योंकि सस्ता है, तो शुड वाला कॉन्सेप्ट तो है ही इसके अंदर, तो ये नॉर्मेटिव नहीं है, इसलिए फॉल्स हो गया। असर्शन फॉल्स है अगर, तो सीधा सीधा डी ऑप्शन आंसर आ गया। सर ये हो गया, हो गया तो फिर कहां से केस बेस्ड करना केस बेस्ड भी हो गया था। नेक्स्ट चैप्टर करना है स्टार्ट। ये दूसरी हो गई थी मैंने इसमें करेक्शन कराई थी मैंने, राइटिंग एंड मेरे ख्याल से ये दोनों ही हो गए, ये दोनों रह गए, ये तक हो गया। ये केस स्टडी तो मैंने खुद करवाई थी, आप लोगों से करवाई थी ना? आप लोगों से करवाई थी ना वो मैंने। नेक्स्ट चैप्टर में आना मतलब कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। पढ़े जी। पहला क्वेश्चन, फॉर अ कंज्यूमर टू रिकॉग्नाइज हाउ मेनी कमोडिटीज he या she should buy, which approach is used? ऑप्शन ए यूटिलिटी अप्रोच, ऑप्शन बी इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। क्या कॉन्सेप्ट था ये दोनों के अंदर? यूटिलिटी अप्रोच कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एक पर्टिकुलर यूनिट को कंज्यूम करके हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उस सेटिस्फेक्शन को हम इकोनॉमिक्स की भाषा में यूटिलिटी कहते हैं। पॉइंट नंबर 2 इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। इंडिफरेंस कर्व क्या है कि मान लीजिए 2 या 3 कमोडिटी है, वहां पर इंडिफरेंस कर्व आता है। एक प्रोडक्ट अगर मैं कम यूज करता हूं तो उसके बदले मैं दूसरा प्रोडक्ट कितना यूज करूं तो मुझे बराबर पड़े। इंडिफरेंस मतलब डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस का अपोजिट है इंडिफरेंस, मतलब चाहे ये करूं चाहे ये करूं, दोनों में सेटिस्फेक्शन बराबर मिल रही है, दिस इज इंडिफरेंस कर्व। तो दोनों अप्रोच को हम साथ में मिलाएंगे तभी हम चूज कर पाएंगे कि कितनी क्वांटिटी खरीदनी है। तो सी ऑप्शन आंसर आ गया सर बोथ। यूटिलिटी इज अ डैश कॉन्सेप्ट, कार्डिनल, क्वालिटेटिव, अल्फाबेटिकल और नॉन। कार्डिनल अप्रोच है सर, कार्डिनल मतलब कि हम कुछ नंबर्स देते हैं, उस नंबर से मेजर करते हैं उसको, न्यूमेरिकल नंबर्स में उसको मेजर करते हैं यूटिलिटी। इतने पॉइंट है, 20 पॉइंट है, 50 पॉइंट है, इस हिसाब से। बी ऑप्शन में क्वालिटेटिव मतलब अच्छा बुरा ऐसे बोलेंगे, नंबर्स में नहीं बोलेंगे। और सी ऑप्शन अल्फाबेटिकल मतलब एक इसमें भी सॉल्यूशन बी मिल रहा है, इसमें सी मिल रहा है, मतलब ग्रेड के हिसाब से करते हैं। अल्फाबेटिकल वो होता है ना, तो वो भी नहीं करते हैं यूटिलिटी में, कार्डिनल करते हैं नंबर्स का। व्हाट इज द सैचुरेशन पॉइंट? सैचुरेशन पॉइंट किसे कहते हैं सर? टीयू क्या है? टीयू की फुल फॉर्म क्या है? ओम आप बताएं।
टोटल यूटिलिटी, एमयू बताएं आप, मार्जिनल यूटिलिटी। टीयू है टोटल यूटिलिटी, एमयू है मार्जिनल यूटिलिटी। शिमा आप बताएं इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो हमेशा डिक्रीज ही होती है? सर एमयू। एमयू सर हमेशा डिक्रीज ही होता है, क्योंकि पहली कंजम्पशन से हमें सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसके बाद वाली कंजम्पशन से सेटिस्फेक्शन कम मिलता है। कब तक हमें कंजम्पशन करना चाहिए? सर डिक्रीज डिक्रीज हमेशा होगी। माने कब तक कंजम्पशन करना चाहिए? सर जब तक MU 0 ना हो। जब तक एमयू 0 ना हो जाए। कब तक कंजम्पशन करना चाहिए? किसी और लाइन में बताओ। एमयू 0 ना हो जाए ये वाला नहीं बोल रहे, कब तक कंजम्पशन करना चाहिए बोलना। सर जब -1 ना हो, जब तक MU नेगेटिव में ना जाए। और कोई आंसर? जब तक TU मैक्सिमम ना हो। हाँ जी, इसको आंसर बता दो। एमयू के हमने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल दिया, एमयू 0 होते ही मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल गया, मतलब आपने एक और प्रोडक्ट यूज कर ली, आपको सेटिस्फेक्शन कुछ भी नहीं मिला उसके अंदर। आप कोई चीज कंज्यूम कर रहे हो और आपने सपोज 5 कंज्यूम कर ली, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, उसमें कुछ 0 सेटिस्फेक्शन है उससे, और वहां पर टी मैक्सिमम होगा, तो वहां पर आपको रुक जाना चाहिए और कंज्यूम नहीं करना चाहिए। तो कहां तक कंज्यूम करना चाहिए? इसके लिए दो बातें हैं, एमयू 0 हो जाए ये वाली बात, या फिर टीयू मैक्सिमम हो जाए ये वाली बात। दोनों में से एक भी बात लिखी हो तो ट्रू है। सर टीयू मैक्सिमम मतलब टोटल सेटिस्फेक्शन बिल्कुल मैक्सिमम। जैसे मैंने पहला एप्पल कंज्यूम करा तो मुझे 10 पॉइंट सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरा एप्पल कंज्यूम करा तो 7 पॉइंट मिला, तो टोटल अब तक 17 हो गया। फिर तीसरा कंज्यूम करूंगा फिर कुछ मिलेगा, ऐसे करते करते जैसे 0 पहुंच गया एमयू, तो मालूम मैंने 5 एप्पल कंज्यूम करा, मुझे सेटिस्फेक्शन मिला 0। अब तक का टोटल कंज्यूम कितना मिल गया मुझे सेटिस्फेक्शन? सपोज 30 पॉइंट मिल गया, तो मैक्सिमम टीयू है। तो बताएं कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? या तो लिखा हो टीयू मैक्सिमम या लिखा हो एमयू 0। सर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन हो गया सर। Which of the following are the correct assumptions for the utility approach? कौन सी assumption सही है? Price of commodities are given and continue to change. B option consumers income is given. C option utility is not measurable in monetary terms. Underline करें given को मान लीजिए constant। बी ऑप्शन। A और B दोनों लिख लो। फिर आप लिखना है, जहाँ पर given लिखा हुआ फिर क्या लिखना है? constant। यूटिलिटी अप्रोच में हम जो एज्यूम करते हैं वो ये करते हैं कि सर हमारी जो इनकम है वो कांस्टेंट है और हमारे पास इतने ही पैसे हैं, हमें सेटिस्फेक्शन करना है। तो सिंपल सी बात है, अगर इनकम कांस्टेंट नहीं है, इनकम बढ़े जा रही है, फिर तो हम मेजर कर ही नहीं सकते किसी चीज को, है ना? फिर तो मतलब कंज्यूम कुछ भी कर लो, मतलब आपके पास सपोज कोई आप शॉपिंग कर रहे हो, आपके पास 10,000 रुपए फिक्स 10,000 रुपए, तो आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए, आपको वो आइटम परचेज करनी है, वो आइटम छोड़ दी है, हिसाब से आपको दिमाग लगा, और इनकम की कोई लिमिटेशन नहीं है, फिर तो कोई आंसर निकल नहीं पाएगा, तो मैक्सिमम चीजें ले सकते हैं। ठीक है, इनकम कांस्टेंट है, ये हमारी प्रिजम्पशन रहती है, तभी यूटिलिटी चेक कर पाएंगे। सर गिवन काटना है, गिवन के नीचे अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करना, गिवन का मीनिंग है कांस्टेंट, गिवन का मतलब दे रखी है पहले से हमें और वही है, मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए जी, व्हाट इज द कंज्यूमर व्हेन इज द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम? याद कीजिए फॉर्मूला क्या था इक्विलिब्रियम का, बताइए। नहीं पता? जो सेटिस्फेक्शन, देखो जितने मैं पैसे दे रहा हूँ सेटिस्फेक्शन मुझे उतनी ही मिल रही है जब बराबर होते हो। ऐसे कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई चीज में सेटिस्फेक्शन, देखो हम चीज खरीदते हैं कोई, वो क्यों खरीदते हैं? मान लीजिए कोई टी शर्ट है, वो 500 रुपए की है, अब उसे मतलब पहनने के बाद मुझे सेटिस्फेक्शन 600 मिल रही है, 600 पॉइंट मिल रही है, और पैसे 500 जा रहे हैं, तो मैं तभी तो टी शर्ट खरीदता हूँ। सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलती है हमें, मनी की यूटिलिटी कम है, आइटम की यूटिलिटी ज्यादा है, इस पर्पस से ही हम कोई आइटम परचेज करते हैं। ठीक, तो जब हमारी यूटिलिटी बराबर हो जा रही है तभी हम रुक जाएंगे। मान लीजिए मुझे टी शर्ट में सेटिस्फेक्शन मिल रही है 400 पॉइंट, लेकिन पैसे हैं इसके 500, तो फिर मैं नहीं खरीदूंगा। तो हम जैसे ही मैं मतलब कम यूटिलिटी होती जाएगी, एमयू कम होती जाएगी, प्राइस तक पहुंच जाएगी, तब मैं परचेज करना बंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर आ गया इसके अंदर, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू प्राइस ऑफ x। क्वेश्चन 6 पर आ गए जी, द लॉ स्टेट्स दैट अ कंज्यूमर विल सो allocate
एलोकेट मतलब बांटना, अपने खर्चे को बांटेगा अलग अलग पॉकेट्स के अंदर, हिज एक्सपेंडिचर सो दैट द यूटिलिटी गेन्ड फ्रॉम द लास्ट रुपी स्पेंट ऑन ईच प्रोडक्ट इज इक्वल टू, मतलब इक्वल है, एक्सपेंड जो एक्सपेंस कर रहा है वही सैटिस्फैक्शन के इक्वल आ जाए। तो ये कौन सा लॉ कहता है जी हमें? इक्वल आ जाए हमारा एक्सपेंडिचर जो हमें सैटिस्फैक्शन मिल रहा है उसके, तो ऑप्शन नंबर सी है सर, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा है वो क्या था कि सैटिस्फैक्शन घटता रहता है, ऑप्शन नंबर ए तो ये कह रहा है, क्वेश्चन उसकी बात तो नहीं कर रहे कि सैटिस्फैक्शन कम हो रहा है और खरीद करके। ऑप्शन नंबर बी लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या था कि मैं एक चीज महंगी हो रही है दूसरी चीज खरीद लूंगा, है ना, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में ऐसा होता है। तो ये भी ऑप्शन वो वाली बात कर रहा है। तो इसको दोनों ही महंगे हो गई, तो हाँ जी, दोनों ही महंगे हो गए, दोनों चीजें महंगी हो गई, तो फिर नहीं लगेगा लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जैसे सर अगर यानी दो प्रोडक्ट है दोनों की सेटिस्फैक्शन इक्वल है, बी ऑप्शन कह रहे हो? सी ऑप्शन है। नहीं, जो पेमेंट कर रहे हैं और जैसे वो था ना एमबी और पीस बराबर हो जाए, प्राइस बराबर हो जाए, उसकी एक्सपेंडिचर प्राइस। 7th पर आ गया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अजम्पशन फॉर इंडिफरेंस कर्व। अगेन सर इंडिफरेंस कर्व क्या था कि सैटिस्फैक्शन हमें मतलब बराबर मिले, हमारे कई सारे डिसीजन होंगे इसके अंदर, जैसे मतलब 5 एप्पल और 3 मैंगो या 4 एप्पल 4 मैंगो, ऐसे करके मतलब कई सारे ऑप्शन दिए जाएंगे, तो उसमें सब में बराबर आना चाहिए, दिस इज इंडिफरेंस कर्व। तो उसमें अजम्पशन क्या होती है सर हमारी? पहला अजम्पशन है सर कस्टमर समझदार है, एक होता है कि नहीं सर उसका तो वही मैंने तो वही खाएगा, मतलब ऐसे एक्सेप्शनल केस नहीं लेकर के चलेंगे, एक रेशनल कस्टमर की बात करें। जैसे जनरली हम कहते हैं कि अगर प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड कम होगी, कुछ चीज़ महंगी होगी तो डिमांड कम होगी, जनरली ऐसा होगा। लेकिन कुछ कहते हैं कि सर मैं तो मतलब ही नहीं प्राइस है सर मैं तो खरीदूंगा ही। तो हम एक रेशनल कस्टमर की बात करें, एक नॉर्मल एक समझदार पर्सन इन जनरल यही करेगा कि कुछ चीज़ महंगी है तो उसको कम खरीदेगा। ऑप्शन नंबर बी इनकम कांस्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी प्राइस कांस्टेंट है, ऑप्शन नंबर डी इनकम चेंज हो रही है। तो ऑप्शन नंबर सर जो बेसिक ये जो ऑप्शन नंबर ए में है, ये अजम्पशन तो ऐसी अजम्पशन है जो हर एक पूरे चैप्टर में हर टॉपिक के अंदर है। कोई सी भी कॉन्सेप्ट तभी फॉलो हो पाएगा जब भी हम एज्यूम करेंगे कि कस्टमर समझदार है, तो लॉ के हिसाब से ही वो चलेगा, एक बेसिक नॉलेज हिसाब से चलेगा। 8th पे आ गया सर, इंडिफरेंस कर्व इज, उसका एंगल पूछा गया है सर, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता नीचे जा रहा होता और कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ध्यान है डायग्राम बनवाया गया था आपको, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन किसे आपका ध्यान रखना, ध्यान कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है और डाउनवर्ड स्लोपिंग में ध्यान रखेंगे, इसको याद रखेंगे। 9th क्वेश्चन सर इसमें ए ऑप्शन और बी ऑप्शन एक ही बात कह रहे हैं? ए और बी नहीं, ए में कॉनकेव है बी में कॉन्वेक्स है, नहीं अवे फ्रॉम द ओरिजिन क्या हुआ है? एक ही बात है। एक ही बात है ना। 9th all possible combination of goods that a consumer can buy can be shown by budget line given का मतलब क्या कांस्टेंट है, कि गिवन का ध्यान रखना, पूरे इकोनॉमिक्स में गिवन का मतलब कांस्टेंट होता है, ये चीज गिवन है मतलब ये चीज कांस्टेंट है। कौन सी चीज गिवन होती है? हम सब बात कर रहे हैं पॉसिबल कॉम्बिनेशन कंज्यूमर कैन बाय। क्या होता है इस कॉम्बिनेशन के अंदर? सपोज मेरे पास 1000 रुपए हैं तो मैं ये आइटम 5 ये आइटम 4 ये ले सकता हूँ। अगला कॉम्बिनेशन ये 10 ये 0, अगला कॉम्बिनेशन ये 0 ये 8 ये अगला कॉम्बिनेशन, ऐसे कॉम्बिनेशन बनाते हैं डिफरेंट, ठीक है ना। ये हो गया बजट लाइन के अंदर आ गया, उसके अंदर हमारी इनकम तो कांस्टेंट रहेगी, तो वेट लाइन बनेगी, क्योंकि इनकम कांस्टेंट नहीं तो वेट लाइन तो बहुत ऊपर हो जाएगी, अगर इनकम बढ़ रही है तो प्राइस नीचे हो जाएगी। तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो है वो कांस्टेंट है, ये हमें मानना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। 10th क्वेश्चन, इनमें से कौन सी चीज करेक्ट लिखी हुई है? mu 0 है तो tu कम होता। सर mu अगर 0 है, देखिए tu बनता कैसे, mu को जोड़ करके, tu जो बनता है वो mu को ऐड करके बनता है। यूनिट्स 1 2 3 4 5 6 mu और t, रिडक्शन 10 मिल रही है, 7 2 0 -1 -3, tu 10, यहाँ पर कितना 17 19 19 20 0 tu is a summation of mu। अब ट्राई करें आंसर देने की। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कि tu घट जाएगा अगर mu 0 है, mu 0 है तो tu घट गया क्या? नहीं घटा, फॉल्स हो गया।
TU घट जाएगा अगर MU 0 से कम है, मतलब नेगेटिव है, MU अगर नेगेटिव है तो TU घट जाएगा, घट गया ना, सही लिखा है। अच्छा मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया, 19 आएगा है ना। सी पॉइंट, TU बढ़ जाएगा अगर MU 0 है, MU 0 तो TU बढ़ गया क्या? नहीं सर। नहीं बढ़ा, फॉल्स है। TU घट जाएगा अगर MU 0 से बड़ा, मतलब पॉजिटिव, यहाँ MU पॉजिटिव है तो लिखा हुआ है TU घट जाएगा, घट रहा है क्या? नहीं, तो सिर्फ बी ऑप्शन सही है। 11th पर आ गए थे, desire to own a commodity is always backed up by, अगर एक कमोडिटी खरीदनी है तो हमारे पास क्या चीज होनी चाहिए? परचेजिंग पावर होनी चाहिए उसकी, है ना, उससे खरीदने की क्षमता होनी चाहिए, तभी हम अपने डिजायर फुलफिल कर पाएंगे, उसको खरीद पाएंगे। बी ऑप्शन। 12, when the price of the commodity is changed, the demand for the commodity changes। इन कौन से डायरेक्ट प्रपोर्ट, डायरेक्ट लाइन में या अपोजिट लाइन में? देखिए प्राइस बढ़ रहे हैं और डिमांड बढ़ रही है, अगर ऐसा होता है सपोज, तो ऑप्शन नंबर बी वाला, ऑप्शन नंबर सी वाला हो गया आंसर, कि सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी ऊपर तो ये भी ऊपर। अगर प्राइस बढ़ रहे हैं और डिमांड में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज है, तो बी ऑप्शन है सर, रिमेन सेम, डिमांड सेम रहती है, कोई चेंज नहीं होता। और ए ऑप्शन अपोजिट डायरेक्शन, प्राइस बढ़ते हैं अगर और डिमांड कम हो गया, कोई डायरेक्शन डाल, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो। बताइए क्या होता है काम? ये वाला है ना, प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड कम होती है, अपोजिट डायरेक्शन, तो ये आंसर सही है। चलिए ये वाला आंसर कब सही है? तो जो चीज नेसेसरी आइटम देखिए, इसमें ये वाला आंसर सही है। हाँ जी, पेट्रोल तो कैलकुलस नहीं आएगा, क्योंकि कुछ जगह वो लग्जरी आइटम हो जाती है, 100% नेसेसरी नहीं होती, कुछ पोर्शन कम हो जाता है। प्राइस अगर बढ़ते हैं तो डिमांड में कोई चेंज नहीं आता। ये एग्जांपल इसका मेडिसिन होता है, इसका एग्जांपल बुक्स होती है, तो इसमें प्राइस में बढ़ने की वजह से तो डिमांड में कोई चेंज नहीं आता, ऐसे डिमांड रहती है, जो नेसेसिटी वाली आइटम होती है। पेट्रोल में तो फिर भी ऐसा होता है कि जैसे जो बंदा अपनी सपोज कार से जाता था ऑफिस, पेट्रोल महंगा हो गया तो कार की जगह मेट्रो से जाने लग गया, ऐसा फिर भी काफी शिफ्ट करते हैं, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। प्राइस बढ़े डिमांड बढ़े, ऐसा कब होता है? नेसेसिटी आइटम्स के ऊपर ही होता है। नेसेसिटी आइटम के पास ये, अगर मेडिसिन महंगे तो ना ज्यादा खरीद लूंगा मैं, तो नहीं खरीदूंगा। ये जनरली लग्जरी आइटम्स के अंदर होता है। लग्जरी जो होती है वो रेपुटेशन के लिए खरीदी जाती है, शो के लिए खरीदी जाती है, उसमें जो चीज़ ज़्यादा महंगी होती है जनरली वो लोग ज़्यादा बाय करते हैं। ये जनरली ऐसा लग्जरी आइटम के अंदर होता है। खैर इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं था कि कौन सी आइटम है, तो नॉर्मल गुड्स लेकर के चलेंगे हम, इसलिए हमने ऑप्शन नंबर ए आंसर टिक करा। 13 पर आ गया सर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन बिहाइंड द डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड ऑप्शन? डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है सर? बताइए। प्राइस बढ़ता है डिमांड कम होती है, तो वजह उसकी है सर प्राइस का बढ़ना। बी ऑप्शन हो गया सर, राइज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस बढ़ता रहता है, डिमांड कम होती रहती है, इसलिए डाउनवर्ड स्लोप हो जाता है। बी ऑप्शन। Fourteen पर आ गया सर, which of the following factor affects the individual demand? कौन सी चीज डिमांड में फैक्टर डालती है? नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन मार्केट, मार्केट में कितने कस्टमर हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, एज ऑफ सेम पॉपुलेशन, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर आंसर सर होगा, क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशन की वजह से डिमांड बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। 15 Which of the following can cause an increase in demand? बताइए किसकी वजह से डिमांड बढ़ सकती है? पहला, सब्स्टिट्यूट गुड्स महंगा हो रहा। सब्स्टिट्यूट गुड्स अगर महंगे हो रहे हैं तो इसलिए डिमांड बढ़ेगी। सही है गलत है? सही है सर। सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब कोई और गुड्स, मतलब पेप्सी महंगी हो रही है तो कोका कोला की डिमांड बढ़ जाएगी। ऑप्शन बी ऐसा लिखा, सही लिखा है। बी, डिक्रीज इन द इनकम इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। अगर हमारे पास इनकम हमारी कम हो गई और इंफीरियर गुड्स, इनकम अगर कम हो गई तो इनकम कम होने के बाद हर इंसान सस्ती क्वालिटी वाली चीज खरीदना शुरू कर देता है, मतलब ब्रांडेड चीज ना लेकर के सस्ती चीज लेनी शुरू कर देगा। तो ये भी सही लिखा हुआ है सर, बहुत ऑप्शन है। एग्जांपल इंफीरियर गुड्स कर दें,
चीप क्लोथ्स मतलब ब्रांडेड लेकर अनब्रांडेड क्लोथ्स, और स्लीपर्स, नैनो जूते महंगे हो तो स्लीपर्स पहनने के। वो तो सब्स्टिट्यूट नहीं हुए खैर, सभी कह सकते हो कि अनब्रांडेड फुटवेयर है ना। और खाने पीने की लूज आइटम जो होती हैं, जो पैकेट में नहीं मिलती, लूज मिलती हैं, तो ब्रांडेड ना लेकर के लूज आइटम भी ये इंसान कर सकता है। 16 पर आ गए सर, वी से दैट देयर इज अ डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड कम हो रही है, व्हेन कब होता है ऐसा? ऑप्शन नंबर ए, सेम प्राइस में डिमांड कम हो रही है। ऑप्शन नंबर बी, प्राइस कम हो रहा है, डिमांड कम हो रही है। ऑप्शन नंबर सी, प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रही है, और नन ऑफ दीज। बताइए कब होता है ऐसा? सर सी। देखिए, जब डिमांड में चेंज बताया गया था तो आपको दो चीजें सिखाई गई थी। चेंज इन डिमांड और एक चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ये वाला जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से होता है, और ये वाला होता है अदर रीजंस की वजह से। अदर रीजन का मतलब क्या है? ये प्राइस फिक्स है, कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, और बाकी फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं, इनकम चेंज हो रही है, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में चेंज आ रहा है, वगैरह वगैरह, बाकी फैक्टर्स की वजह से चेंज आ रहा है डिमांड में, तो वो चेंज इन डिमांड कहलाती है। और प्राइस की वजह से अगर चेंज आ रहा है तो वो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कहलाती है। इसमें कौन सी वाली डिमांड लिखी है सर? डिक्रीज इन डिमांड, सिर्फ डिमांड लिखा हुआ है, क्वांटिटी डिमांड नहीं लिखा हुआ, तो ये अदर रीजंस की वजह से ही है। सर एक कॉम्प्लीमेंट्री की वजह से भी हो सकता है ना। हाँ। तो क्वेश्चन नंबर ए में लिखा हुआ है कि प्राइस फिक्स है और डिमांड कम हो रही है, तो ये डिक्रीज इन डिमांड का एग्जांपल हुआ, ध्यान रहेगा। सर एग्जांपल इसके ए वाले के एग्जांपल। प्राइस फिक्स है, डिमांड इनकम कम हो गई, तो डिमांड कम हो गई। 17 पर आ गए सर हम, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफ द टाइम रिक्वायर्ड टू फाइंड द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट इज मोर। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट को ढूंढना ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा? क्या चीज होती है प्राइस इलास्टिसिटी? कि कितने गुना चेंज आता है डिमांड में प्राइस में आने की वजह। अगर प्राइस बढ़ रहा है 20% और क्वांटिटी कम हो रही है 20%, मतलब बराबर बराबर चेंज आ रहा है, तो प्राइस इलास्टिसिटी 1 होती है। मोर देन 1 डिमांड में ज़्यादा चेंज आ जाता है, हल्का प्राइस बढ़ती डिमांड बहुत चेंज आ जाता है। और इलास्टिसिटी लेस देन 1 की चेंज बहुत कम आता है, तो जितने गुड्स नेसेसरी होते जाएंगे उतने लेस देन 1 होता रहेगा या 0 रहेगी उसकी इलास्टिसिटी। जो ऐसी चीज़ है कि ना नेसेसरी है, मतलब वो प्राइस है ठीक ठाक तो खरीद लेते हैं, महंगा हो तो बेच देते हैं, मतलब नहीं खरीदते, ऐसी आइटम है तो 1 होती है उसकी। और हल्का प्राइस बढ़ते लोग खरीदना बंद कर देते हैं, मोर देन 1 इलास्टिसिटी होती है उसकी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? ऑप्शन नंबर ए सर है प्राइस इलास्टिसिटी विल इंक्रीज। सब्स्टिट्यूट गुड्स सर ढूंढने के अंदर अगर टाइम हमें ज़्यादा लग रहा है तो ये प्रोडक्ट हम यूज़ नहीं करेंगे, मतलब डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। चेंज मोड का मतलब क्या होगा? जो प्राइस इलास्टिसिटी इंक्रीज होगी, मतलब चेंजेस ज़्यादा। तो सर अगर सब्स्टिट्यूट अगर को जल्दी मिल जाएगा तो भी डिमांड में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा? नहीं, कुछ सब्स्टिट्यूट गुड्स ना मतलब ऐसे गुड्स होते हैं जो हमें कई बार क्या होता है कि सेटिस्फेक्शन ना मतलब तुरंत चाहिए होती है। सेटिस्फेक्शन हमें मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर टी है, टी महंगी हो गई तो हमें कॉफ़ी की तरफ शिफ्ट हो गए, तो मतलब कॉफ़ी में अगर मतलब ऐसी चीज़ है जो हमें इजीली अवेलेबल नहीं है, उसमें टाइम लगेगा मतलब सर्च करने के लिए, इतने बंदा टी पर ही रहे या यूज़ नहीं करेगा उसको, या फिर यूज़ नहीं करेगा। 18 पर आ गया सर, व्हेन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज इनइलास्टिक, मतलब प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में चेंज नहीं आता, दिस इज इनइलास्टिक, मतलब कम आता है चेंज। कमोडिटी हैज वेरियस यूजेस, डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट विद वेरिएबल प्राइस। कमोडिटी हैज फ्यू यूजेस और कमोडिटी हैज नो यूज एट ऑल। सर देखो ऑप्शन नंबर डी है, कमोडिटी को यूज ही नहीं होता, ऐसी आइटम है इसका कोई यूज ही नहीं होता,
तो वहाँ तो प्राइस का फर्क ही नहीं पड़ता है ना, वहाँ तो डिमांड जीरो की तरह से मतलब है ना। ऑप्शन नंबर सी, बहुत फ्यू यूजेज हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम बहुत ही कम खरीदते हैं, वो अगर महंगी सस्ती हो गई, फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट हो गया, तो टूथपेस्ट हम एक बार खरीदते हैं और करीब महीना भर निकाल देता है वो पूरे फैमिली का, और कोई महंगी आइटम भी नहीं, 100 रुपये के आसपास 150 रुपये के आसपास की आइटम है, तो मतलब वो 100 की जगह 20% महंगी हो गई, 120 की हो गई, तो शायद आप उस पर शिफ्ट ना करो, किसी और कोई चीज़ को ना करो जो बहुत कम यूज़ की है, बहुत कम अमाउंट की है, बहुत कम यूज़ की है। तो ऐसे केस में प्राइस सॉरी इलास्टिसिटी जो होती है वो जनरली लेस होती है, कम होती है, चेंजेस कम आते हैं। जो बहुत ज़्यादा यूजेस की है, जैसे एग्जाम्पल मैंने पेट्रोल का दिया, पेट्रोल सर मतलब जो ऑफिस जाता है पर्सन कार के अंदर, उसको तो पेट्रोल बहुत ज़्यादा लगता है आने जाने का डेली, और पेट्रोल महंगा होकर हो गया तो वो शायद शिफ्ट कर सकता है मेट्रो की तरफ, क्योंकि ज़्यादा खर्च लगेगा है ना। यही अगर मैं कहूँ कि अगर यूज़ कम है तो उस ऑफिस बहुत पास में है, वो कार से ज़्यादा पर्सन फिर भी जो पोस्ट ऐसी है ऑफिस के अंदर ज़्यादा कार से ही है, लेकिन बहुत पास है, तो यूज़ कम है, फिर पेट्रोल नहीं देखेगा वो। जिसका जैसे एग्जाम्पल और जैसे हमें ऐसा हम घूमने फिरने बार बार जाते रहते हैं बाहर, तो ऐसे लोग एक बार क्या करते हैं CNG वाली कार खरीदते हैं, सस्ती पड़ेगी। जो कम जाना होता है बाहर डीजल वाली कार खरीदती, इसका बहुत कम सब बाहर की कार खड़ी रहती है, महीने में 2 बार निकालते, तो पेट्रोल वाली कार खरीदेगी, कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी, यूज़ ही कम। जहाँ यूज़ कम होता है वहाँ डिमांड में ज़्यादा फर्क नहीं आता, इलास्टिक। सी ऑप्शन आंसर आ गया। 19th पर आ गई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अवेलेबल व्हेन, कब अवेलेबल होगी। पहला ऑप्शन कहता है लो प्राइस गुड्स आर अवेलेबल, तो अगर गुड्स की प्राइस बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि माचिस की डिब्बी हो गई सर, 10-20 रुपये में काफ़ी सारी आ जाती है, तो वो अगर 10 की जगह 12 की होगी, 13 की होगी, 20% इंक्रीज आ गया, तो ऐसा कुछ नहीं कि माचिस नहीं खरीदेंगे, यूज़ भी बहुत कम होता है, ठीक है ना। तो बहुत लो प्राइस की चीज़ है, वहाँ डिमांड इनइलास्टिक रहती है। यूजेस ऑफ कमोडिटी इज लेस, बताया था मैंने भी, यूज अगर बहुत कम है तो इनइलास्टिक रहती है। बहुत क्वेश्चन पूछा था इलास्टिसिटी, तो डी आंसर आ गया जी, नन। क्वेश्चन पूछा होता इनइलास्टिक, तो सी ऑप्शन टिक कर दे। 20, जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, फॉल्स ढूंढना है। पहला, इंडिफरेंस कर्व्स आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, करेक्ट है, पढ़ा था हमने भी। इंडिफरेंस कर्व्स आर डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये भी करेक्ट है, पढ़ा था अभी। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स अ हायर लेवल ऑफ रिफ्लेक्शन, जितना ज़्यादा कर्व पर हम ऊपर की तरफ हम टच करेंगे उतना रिफ्लेक्शन मिलेगा, ये भी सही है। टू कर्व्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, ये इंटरसेक्ट नहीं करते सर, ये हमेशा गैप होता है इनके बीच में, तो डी आंसर आ गया था, इनकरेक्ट यही है। 21, market demand curve is constructed by horizontally summing, sum करना, ऐड करना all the individual demand curves at each and every price। तो मार्केट डिमांड कर्व ऐसे निकलता है, इंडिविजुअल डिमांड को हम ऐड करते हैं तब तो मार्केट डिमांड पता लग जाती है। ट्रू हो गया सर, ये ऑप्शन ट्रू। 22, higher indifference curve represents fewer quantity of one or both goods। तो हाई इंडिफरेंस कर्व का मतलब तो ये होता है कि मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन ले रहे हैं हम, इसमें लिखा हुआ है कि fewer क्वांटिटी ले रहे हैं, तो ये गलत हो गया सर, ये फॉल्स हो गया, बी ऑप्शन। असर्शंस पर आ गया था ना पहला, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम। मतलब एप्पल सैटिस्फैक्शन एप्पल से मुझे शायद ज्यादा मिले, आपको शायद कम मिले, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। प्लेस टू प्लेस, किस जगह पर ले रहे हैं हम, किस प्लेस के अंदर ज्यादा सैटिस्फैक्शन मिलती है, लोगों को प्लेस के अंदर कम मिलती है। जहाँ पे ज्यादा कश्मीर में से वो हो गया एप्पल ज़्यादा वहीं पे बनते हैं, तो वहाँ सैटिस्फैक्शन इतनी कम मिलेगी क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा सामने दिखते ही हो सब, उनका रेगुलर का हो गया तो कम मिलती है, जो रेयर होती है चीज़ ज़्यादा होती है, तो प्लेस टू प्लेस डिपेंड करता है। टाइम टू टाइम, सब्जेक्शन ज़्यादा हंग्री है तो ज़्यादा मिलेगी, खाना वाना खा लिया पेट भर रहा है तब खाएंगे, सब्जेक्शन कम मिलेगी, तो टाइम टू टाइम भी डिफरेंट है। तो बिल्कुल सही लिखा है सर ये बात, यूटिलिटी अलग अलग होती है टाइम के हिसाब से, जगह के हिसाब से, पर्सन के हिसाब से। रीजन, यूटिलिटी इज प्राइमरीली अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। सब्जेक्टिव का मतलब यही होता है, ये सब्जेक्टिव का मतलब चेंजेबल, सब्जेक्ट टू कहता है सब्जेक्ट टू दिस, इस पर डिपेंड करता है। जैसे चेक दिया किसी ने, सब्जेक्ट टू क्लियरेंस, क्लियरेंस होगा तब, बट सब्जेक्टिव का मतलब ये होगा कि पर्सन टू पर्सन अलग हो सकती है, डिपेंड करता है। सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, इट इज डिटरमाइंड बाय अ डिग्री ऑफ अ कंज्यूमर्स डिजायर और डिमांड फॉर अ सर्टेन कमोडिटी एट एनी गिवन टाइम।
एक्सप्लेनेशन यूटिलिटी की बात कर रखी है इसके अंदर। करेक्ट ए का आंसर आ गया। जो बैंक ड्राफ्ट होगा वो कितने टाइम में क्लियर हो जाता है बैंक ड्राफ्ट? जिसे हम डालेंगे उसे रोज जैसे चेक क्लियर होता है। बैंक ड्राफ्ट तो चेक में से चलो इंक्वायरी करनी पड़ती है सर। बैंक ड्राफ्ट कैसी इंक्वायरी करेंगे? ये बैलेंस है या नहीं है सर। बैंक ड्राफ्ट तो वो बैंक लाइन से जो बना तो उस पे जो देखो ये चेक करना तो एक सेकंड का काम है, बैलेंस है कि नहीं है। बैंक ड्राफ्ट मान लीजिए मैंने आपको आईसीआईसीआई बैंक का चेक दिया है, बैंक ड्राफ्ट दिया है, आपका अकाउंट पीएनबी के अंदर है, तो क्लियरिंग हाउस के अंदर पीएनबी का पर्सन जाएगा, आईसीआईसीआई का पर्सन जाएगा, आपस में चेक वो एक्सचेंज करेंगे, तब अकाउंट ट्रांसफर होगा, है ना। चेक की तरह ही है। क्वेश्चन 2 पर आ गया सर हम। असर्शन PU curve starts from the origin, increases at a decreasing rate, मैक्सिमम तक पहुंच जाता है उसके बाद और उसके बाद कम होना शुरू होता है। बिल्कुल सही लिखी है सर सारी बात। रीजन द राइजिंग MU, राइजिंग सबसे पहले क्या कर दोगे, MU का भी राइज होता है वो तो हमेशा फॉलिंग होता है, तो रीजन फॉल्स है सर, ऐसा ऑप्शन सिर्फ सी में लिखा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन, demand is a flow concept because our willingness and ability to buy is subject to what time period? टाइम के हिसाब से हमारे चेंजेस होते हैं ट्रांजैक्शन में। There is an inverse relationship between price and demand, दोनों बातें सही लिखी हैं सर, लेकिन पहली वाली बात में इनकम वगैरह की बात कर रखी है, टाइम की बात करी है, दूसरे में डिमांड प्राइस की बात करी, दो बातें अलग अलग हो रही हैं, एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन, डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, सही लिखा है। रीजन इनकम इफेक्ट मींस विद फॉल इन द प्राइस ऑफ अ गुड कंज्यूमर्स रियल इनकम और परचेजिंग पावर राइजेस एंड ही डिमांड्स मोर यूनिट्स ऑफ द गुड। इनकम अगर चीज सस्ती मिलती है उस वजह से लोगों की इनकम बढ़ जाती है, इसलिए डिमांड ज्यादा हो जाती है, इस वजह से डिमांड कर्व स्लोपिंग, सही लिखा है ये बात। देखो ऑप्शन बी में, सॉरी रीजन में ये मत सोचना कि सर असर्शन में तो प्राइस की बात कर रखी है, क्योंकि डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग प्राइस की वजह से होता है, और रीजन में आपको लग रहा है कि सर इनकम की बात कर रखी है, ऐसा नहीं है। रीजन में प्राइस की बात कर रखी है, इनकम की बात तब होती है जब क्वेश्चन कहता है कि इनकम बढ़ गई लोगों की। रीजन में क्या लिखा हुआ है कि जब चीज सस्ती होती है ना तो इंसान के पास पैसे बच जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप शॉपिंग करने के लिए 10,000 रुपए लेकर के गए और आपने सोचा कि मैं जो है सपोज 3 टी-शर्ट और 4 जींस लेने वाला हूं, और आपने 3 टी-शर्ट और 4 जींस ले ली, बाय चांस डिस्काउंट मिल रहा था शोरूम के अंदर और आपके पास 2,000 रुपए भी बच गए, तो शायद आप एक जींस और टी-शर्ट और ले लोगे। तो प्राइस घटने से डिमांड इसलिए बढ़ती है क्योंकि लोगों के पास पैसा बच जाता है। सही लिखा है सर, एक्सप्लेनेशन सही है, इसलिए ऑप्शन ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द गुड इज अ नॉर्मल गुड, मतलब इंफीरियर नहीं, लग्जरी नहीं, देन एन इंक्रीज इन इनकम will increase its demand, सही लिखिए जी बात, इनकम बढ़ती है डिमांड बढ़ती है नॉर्मली। रीजन a consumer is in equilibrium when the he maximizes his utility given, मतलब कांस्टेंट इनकम और प्राइस, प्राइस और इनकम कांस्टेंट है, ट्रांजैक्शंस को मैक्सिमम मिले तो दोनों बातें ऐसे लिखी हैं, लेकिन दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं, इसलिए बी ऑप्शन। 6, the budget sets changes if either of the two prices और द इनकम चेंजेस, या तो प्राइस चेंज होगा या इनकम चेंज होगी तो हमारी बजट लाइन भी चेंज होगी, सही लिखा है। तो बजट लाइन क्या करती है कि मान लीजिए हमारे इनकम इतने रुपए है और अमाउंट प्राइस का जो है क्वांटिटी का प्राइस इतना है, उसका हिसाब से फिक्स करते हैं। हमारे पास 1000 रुपए हैं और ये 200 रुपए किलो है, ये 500 रुपए किलो है, तो उस हिसाब से मैं कितना क्वांटिटी ले पाऊंगा, बजट लाइन उस हिसाब से बनती है। अगर इनकम चेंज होगी तो बजट लाइन चेंज होगी, प्राइस चेंज होगा तो बजट लाइन चेंज होगी। रीजन द डिमांड कर्व इज जनरली अपवर्ड स्लोपिंग, पता अपवर्ड होता है डाउनवर्ड होता है, डाउनवर्ड होता है सर, तो रीजन गलत है, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। 7, a lower indifference curve represents a higher satisfaction of, कल लिखा है इंडिफरेंस कर्व हायर होगा तो सैटिस्फैक्शन हायर होगी, असर्शन ही गलत है, असर्शन गलत सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर है, डी ऑप्शन, पढ़ने की जरूरत नहीं है। 8 पे आ गए सर हम, marginal rate of substitution MRS is defined as the amount of good Y given up in exchange of good X such that total utility is constant। हम इसमें X ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, Y को कम कंज्यूम कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन फिर भी हमें मैक्सिमम
Reason: diminishing MRS means consumer wants to give up lesser units of Y in exchange of good X. X के लिए हम Y की यूनिट छोड़ना तो सारा लेकिन कम से कम छोड़ना चाहते हैं। दोनों बातें सही लिखी हुई दोनों, लेकिन अलग अलग बातें कर रहे हैं। इसी ऑप्शन पर बी आंसर आ गया जी। 9th पर आ गया। Increase in demand is defined as more demand at a certain price. डिमांड में इंक्रीज हो रहा है तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्राइस सर्टेन है, फिक्स है। तो बताइए ट्रू है कि फॉल्स है? असर्शन में लिखा हुआ है कि डिमांड इंक्रीज हो रही है लेकिन प्राइस सर्टेन है, फिक्स है, कांस्टेंट है। तो बताइए ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू कैसे है? प्राइस तो कम होना चाहिए फिर डिमांड बढ़ती है। ट्रू कैसे? सर नेसेसिटी आइटम होगी ना, नेसेसिटी आइटम। कहां लिखा है? तो ना माने कुछ बोलने की सर पर्सन की कंपनी। क्योंकि यहाँ पर चेंज इन इंक्रीज इन डिमांड लिखा है, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड नहीं लिखा। अगर प्राइस सर्टेन है और डिमांड इंक्रीज हो रही है तो ये तो पॉसिबल है क्योंकि अदर फैक्टर बहुत सारे हैं। प्राइस सर्टेन है और क्वेश्चन कहता है क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है तो फॉल्स हो जाता है। ठीक है, प्राइस कांस्टेंट जो चेंज इन डिमांड होता है इसमें प्राइस कांस्टेंट ही तो रहता है। तो आपको ये आंसर देना था सर, इसमें चेंज इन इंक्रीज इन डिमांड लिखा है, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड नहीं लिखा हुआ। ठीक है, ध्यान रहेगा। रीजन पर आते हैं सर, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूशन कमोडिटी। सब्स्टिट्यूट कमोडिटी महंगी हो रही है इसलिए ये वाली क्वांटिटी ज्यादा बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है। सही, ए ऑप्शन। The elastic demand curve for luxuries is flatter than normal. नॉर्मल से ज़्यादा होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नॉर्मल गुड्स के केस में, नॉर्मल से अलावा। सही है सर, प्राइस महंगा होगा तो डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, मतलब चेंज ज़्यादा है, इलास्टिसिटी ज़्यादा है। रीजन: द कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी रेंजेस बिटवीन 0 to 1। बताओ सही गलत है? ये -1 से +1 तक होती है, नेगेटिव भी तो होती है इलास्टिसिटी, है ना? तो इसीलिए ये हो गया गलत है, इसलिए सी ऑप्शन। 11 पर आ गए सर। एनी चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर विल नॉट कॉज चेंज इन डिमांड। गलत लिखा है सर, ये टेस्ट प्रेफरेंस में चेंज आएगा तो डिमांड में चेंज आ सकता है। अगेन यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड नहीं लिखा हुआ, चेंज इन डिमांड लिखा हुआ, इसलिए फॉल्स हो गया ये असर्शन। असर्शन फॉल्स है तो डी ऑप्शन आंसर। रीड कीजिए केस स्टडी, आंसर देने की कोशिश करें। कल या परसों के डेट में आपका टेस्ट डालूंगा मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का, कैपिटल 1 और 2 दोनों। ठीक है जी, बुक से रिवाइज करना है, नोट्स रखें, नोट्स से रिवाइज करना है, तो ये इनसे रिवाइज करना है टेस्ट देने से पहले। चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे इसमें, आपका टेस्ट अपलोड हो जाएगा। तो संडे को टेस्ट होगा तो उसमें किस वो पूरा उसमें फर्स्ट चैप्टर दूंगा आपको चैप्टर दोबारा पूछो शुरू से पूछो। तो संडे को टेस्ट हो गया अभी होगा मेरा तो इकोनॉमिक्स का टेस्ट है संडे को। इसलिए को अकाउंट्स का, संडे को इकोनॉमिक्स का। सर मेरा अगले दिन इको का पेपर है ना। आप पर्सनल बातें क्लास के बाद करेंगे, ग्रुप में नहीं करेंगे। पढ़ते हैं।